सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं कृषि को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, सही समझ पा रहे हैं। अपन लोग कृषि को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। कृषि, जी हाँ, जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंदर शामिल की जाती है। कृषि को कैसी आर्थिक क्रिया कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा कृषि को प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और भारत के अंदर बात करें, चाहे राजस्थान के अंदर बात करें, अधिकांश जो आबादी है ये आपके कृषि कार्यों पर निर्भर करती है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। विशेषतः अपन यूं कहें कि चाहे भारत की आबादी चाहे राजस्थान की, और प्राथमिक में अगर विशेष पूछा जाए तो कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। और कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पे। इसलिए कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। ध्यान देना, कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। और राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या 62% है जो आपका कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। कार्यशील जनसंख्या का 62। अब बात करते हैं कृषि के विभिन्न प्रकार के प्रकार आते हैं। यहाँ पे एक नंबर पे आता है जीविका निर्वाह कृषि, यानी किसान द्वारा केवल और केवल क्या, पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति करने के लिए जो कृषि कार्य किया जाता है, उस कृषि कार्य को क्या कहते हैं? जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। बात आती है कि जीविका निर्वाह में एक तो आता है परंपरागत जीविका निर्वाह, यानी कहने का मतलब पुराने साधनों से, पुरानी तकनीकी से जो की जाए वो परंपरागत जीविका निर्वाह। इसके अंदर भूमि अधिक होती, जनसंख्या कम होती है। लेकिन गहन जीविका निर्वाह कृषि, जहां जनसंख्या का जमाव ज्यादा होता है और यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति कम होता है। बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। जी हां, स्थानांतरित कृषि जिसे झूमिंग कृषि कहा जाता है, और स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कहते हैं। क्यों कहते हैं कर्तन दहन? पहले जंगलों को काटा जाता है, काटने के बाद जलाया जाता है, तो कर्तन दहन कृषि इस कृषि को कहा जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में की जाती है। यहां एक सिस्टम इसका है कि पहले पेड़ों को जलाते हैं, काटते हैं, काटने के बाद में जलाते हैं, जलाने के बाद राख को मिट्टी में मिलाते हैं, उसके बाद में खेती करते हैं, फिर 2-3 वर्ष तक खेती करेंगे, फिर दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, फिर वही क्रिया दोहराई जाएगी। कहने का मतलब पहले पेड़ों को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा, काटने के बाद में जलाया जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि कहते हैं। अब कर्तन दहन जो कृषि है, इसके अलग अलग भागों में अलग अलग नाम आते हैं। मैं बात करूं कर्तन दहन कृषि को भारत में क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। वियतनाम में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कोनुक्को कहते हैं। ब्राजील में क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। मेक्सिको में मिलप्पा कहते हैं। मलेशिया में लद्दाख कहते हैं। श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं। मालागासी में टावी, म्यांमार में टोंगा। और बात जब भारत की आती है, भारत के भी अलग अलग भागों में अलग अलग नाम है। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहते हैं, उड़ीसा में कमान विंगा धावी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू, एमपी और छत्तीसगढ़ में वेबार और डैयार कहा जाता है, केरल में कुमारी कहते हैं, राजस्थान में वालरा कहते हैं। वालरा कहते हैं, याद कर लेना। और वालरा के 2 प्रकार बन जाते हैं। एक तो बनता है वालरा में दजिया और एक बनता है चिमाता। यानी राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर आएगा वालरा कहते हैं। वालरा के कितने भाग बन गए? 2। कौन कौन से बने? एक बना दजिया, एक बना चिमाता। दजिया बोले तो मैदानी क्षेत्र, चिमाता बोले तो पर्वतीय क्षेत्र। ध्यान देना, मैंने कहा दजिया बोले तो मैदानी क्षेत्र, चिमाता बोले तो पर्वतीय क्षेत्र। 2 बातें याद रखने, दजिया और दूसरा चिमाता। दजिया मैदानी क्षेत्र, चिमाता कैसा? पर्वतीय क्षेत्र में। वालरा के 2 भाग हैं, दोनों स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए। कृषि कार्य के साथ साथ क्या किया जाए? तो आप कहेंगे पशुपालन किया जाए। इसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित कृषि कहा जाएगा। बात आती है व्यापारिक कृषि की, वाणिज्य कृषि की। फसल को व्यापार की दृष्टि से उगाया जाता है, यह आपका व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि आती है। केला है, तंबाकू है, गन्ना है, कपास है, रबड़ है, चाय है, कॉफी है, नारियल है। आगे बात आती है रोपण कृषि की, जहां फसल को रोपा जाए वो आपका कौन सी रोपण कृषि होती है। बात करते हैं समुच्चय कृषि की। ध्यान देना, यानी पहाड़ी भागों में ढाल के विपरीत जो खेती की जाती है उस खेती को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा पहाड़ी भागों में ढाल के विपरीत। ये ढाल है, ऐसे नहीं करके खेती ऐसे की जाए, इसे कहा जाएगा समुच्चय कृषि। बात आती है शुष्क कृषि, बारानी कृषि, सिंचाई मुक्त, जिसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे आती है तर कृषि, जहां पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रिले क्रॉपिंग की बात करें तो एक वर्ष में एक खेत से 4 फसलें लेते हैं, वो आपका कौन सा? रिले क्रॉपिंग कहलाती है। जैविक कृषि का मतलब जहां जैविक खाद का उपयोग किया जाए। भारत का जैविक राज्य कौन सा? सिक्किम है। राजस्थान में जैविक जिला कौन सा? डूंगरपुर है। और जैविक गांव कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा घाटी गांव उदयपुर में, जो आपका जयसमंद के अंदर है। और एक दादिया गांव बनेगा दूसरा। अब कृषि के विशेषीकृत कुछ प्रकार आते हैं। कई दफा यहां से प्रश्न आ जाता है, और यहां से मुझे लगता है कि आपके भी सुमेलित करने में पक्का प्रश्न आएगा। ध्यान देना, विशेषीकृत प्रकारों के अंदर प्रश्न बनेगा सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन। भाई ये कल्चर है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एग्रीकल्चर कृषि होती है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन होता है। बात करते हैं पीसी कल्चर की, मत्स्य पालन, ओलिगो कल्चर सब्जियों की खेती,
मेरिकल्चर की बात आती है तो समुद्री जीव की बात आती है, हॉर्टिकल्चर की बात आती है बागवानी, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण संवर्धन, वर्टिकल्चर, और एक आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर आएगा आपका केंचुआ पालन, वर्टी कल्चर ये अंगूरों की खेती आती है, ध्यान दे लेना। आगे फिर आएगा पीसी कल्चर, क्या है, मछली का पालन। मेन याद कर लो, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मछली का पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी का पालन, एग्रीकल्चर क्या आता है तो आपका उत्तर आएगा कृषि। इसके बाद में वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, वीटी कल्चर अंगूरों की खेती, सिल्वी कल्चर वनों का संरक्षण और संवर्धन, मेरी कल्चर आता है समुद्री जीव की खेती, हॉर्टिकल्चर आता है बागवानी, ओलिगो कल्चर आता है सब्जियों की खेती करना। मोनोकल्चर क्या आता है, एक वर्ष में एक ही फसल को लेना, ये कौन सा कल्चर है तो आप कहेंगे मोनोकल्चर है। बात आती है आर्बेरी कल्चर, छोटे वृक्ष और झाड़ियों की खेती करना, ये आर्बेरी कल्चर आता है। एक्वा कल्चर जलीय जीवों का पालन करना, पॉलीकल्चर एक साथ बहुत सारे फसलों को उगाना। बात आती फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करना, फ्रूटिकल्चर क्या तो आप कहेंगे फलों की खेती, हॉर्टिकल्चर घोड़ों का पालन होता है। आगे फिर बात करते हैं अपन, तो अपने पास आता है सर और कृषि के अंदर क्या क्या बातें बनेंगी। कृषि में मुख्य क्रांतियां आती हैं बहुत सारी। क्रांति की बात करते हैं तो ध्यान देना मेरी बात, यहां पे क्रांति का मतलब अचानक से परिवर्तन लाया जाए वही क्रांति। यहां पे बात आ रही है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। क्रांति की बात करें, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरुआत कहां से होती है, मैक्सिको से होती है। मैक्सिको से शुरुआत होती, शुरुआत करने वाला बंदा कौन था, नॉर्मन बोरलॉग था। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन भारत में यही काम किसने किया, स्वामीनाथन ने। इसलिए एमएस स्वामीनाथन को भारत में क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत के किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर बनेगा एमएस स्वामीनाथन ही थे। आपसे पूछा जाए राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष अब कौन है, ये फटाफट से एक बताइएगा। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मैं आपको बता दूं महादेव सिंह खंडेला। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपका उत्तर बनेगा महादेव सिंह खंडेला। ये राजस्थान के अंदर किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे फिर बात आती है भारत में, भारत के अंदर तो भाई साहब कोई नहीं है। आगे बात आती है हरित क्रांति, ध्यान देना मेरी बात के। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित भारत के दो राज्य कौन से, एक तो पंजाब, एक हरियाणा। ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। पंजाब हरियाणा के साथ साथ अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत के अंदर कौन सा राज्य प्रभावित रहा था, तो आप कहेंगे दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु प्रभावित रहा था। दक्षिण भारत में कौन सा राज्य प्रभावित रहा, तमिलनाडु। राजस्थान में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। बात करते हैं इस क्रांति में मुख्य फसलें कौन सी लगी, गेहूं और चावल। यानी कहने को तो फसलें बाजरा भी इसमें थी, लेकिन मुख्य जो फसलें रहती वो कौन सी, तो आप कहेंगे गेहूं और चावल रहती। चलें आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न और बनते हैं इससे। देखिएगा आप प्रारंभ करते हैं आगे। फिर अपन इस क्रांति के अंदर मुख्य अपन बात कर रहे थे फसलें कौन सी, गेहूं और चावल। आगे फिर बात आती है कि और कौन कौन सी क्रांतियां, सर क्रांतियां बहुत सारी हैं। हरित क्रांति का संबंध सीधा सीधा खाद्यान्न उत्पादन से आता है। आपसे पूछा जाए गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से। याद रखिएगा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, वर्गीज कुरियन याद कर लेना, इसका जनक कहलाता है। पीली क्रांति सरसों और तिलहन से आती है। बात करते हैं प्रावनी क्रांति भिंडी, सुनहरी क्रांति की बात आती है तो बागवानी, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, रजत क्रांति की बात आती है तो अंडा उत्पादन। आगे फिर और क्रांति आती है जैसे धूसर क्रांति का संबंध किससे, सीमेंट उत्पादन से। गोल गोल क्रांति किससे, तो आप कहेंगे आलू से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। आगे फिर क्रांति के अंदर आती है आपका सनराइज क्रांति उभरते उद्योगों के लिए, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन के लिए, ग्रीन गोल्ड चाय के लिए, कृष्ण क्रांति आपका पेट्रोलियम के लिए, और इंद्रधनुषी का मतलब सारे रंग आगे समस्त के लिए। आगे चलते हैं, फिर बात आती है अपनी आगे। वो भी शान ले वो बोर्ड भी है नहीं थारी शान लेगी भाई, काम करण कौन देना है नहीं। कठिनाइयां आएंगी हजार लेकिन रुकेंगे थोड़ी ना सर। जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर हार क्या फिर जीत क्या। अब यहाँ पे बात आती है पेपर व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात कर रहे थे। व्हाइट गोल्ड क्रांति कहते किससे संबंधित आती है, तो आप कहेंगे सर कपास से संबंध आती है। व्हाइट क्रांति का संबंध किससे, आप कहेंगे दूध से है। ग्रेन गोल्ड क्रांति है, ये चाय से संबंधित है।
लेकिन ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, ये बांस को कहते हैं, ध्यान देना। हरा सोना, सफेद सोना किसे कहते हैं, कपास को। पीला सोना होहोबा या जोजोबा को कहते हैं। हरे सोने की बात आ रही तो बांस को कहते हैं आदिवासियों का हरा सोना। काला सोना अफीम को कहते हैं, ध्यान देना। काला हीरा किसे कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। तरल काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। नीला सोना किसे कहते हैं, साफ जल को कहते हैं। सुमेलित करने में प्रश्न आई जाए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर। सफेद सोना कपास को कहते हैं, पीला सोना होबा या जोजोबा को कहते हैं, हरा सोना बांस को कहते हैं, नीला सोना साफ जल को कहते हैं। फिर बात है कि आपका काला सोना अफीम को कहा जाता है, तरल काला सोना ये आपके पेट्रोलियम को कहा जाता है। आगे बात आती है अपने राजस्थान में कुछ एक मंडी है, भाई साहब याद कर लो मंडी। ओ हो गुरुजी के बात कर रहे हो, इतनी सारी मंडी याद करनी पड़ेगी। गंगानगर में कौन सी मंडी आएगी, अब गंगानगर में किन्नू होते, संतरे होते, माल्टा होते, तो याद करना किन्नू मंडी, संतरा मंडी, मौसमी मंडी, गाजर मंडी। गाजर मंडी विशिष्ट मंडी है, कहां की, तो आप कहेंगे साधु वाली नाम का स्थान आता है पंजाब बॉर्डर के ऊपर, वहां पर गंगानगर के अंदर कौन सी गाजर मंडी, गाजर बड़ी प्रसिद्ध। ओन मंडी कहां पे, बीकानेर में। मूंगफली मंडी कहां पे, तो आप कहेंगे बीकानेर में। ओन मंडी बीकानेर में, मूंगफली मंडी बीकानेर में। जीरा मंडी कहां पे आती, तो आपका उत्तर आएगा मेड़ता के अंदर। जीरा मंडी कहां पे आती है, मेड़ता में। पुष्प मंडी की बात करते हैं तो पुष्कर के अंदर आती है। और जयपुर के अंदर कौन कौन सी मंडी है, टेंडा मंडी कहां पे, जयपुर के अंदर। आंवला मंडी कहां पे, चौमू में। टमाटर मंडी कहां पे, बस्सी में। मटर मंडी कहां पे, जयपुर में। ध्यान देना मेरी बात, टेंडा मंडी की बात आ रही शाहपुरा के अंदर, आंवला मंडी की बात आ रही चौमू के अंदर, टमाटर मंडी की बात आ रही बस्सी में, मटर मंडी की बात आ रही कहां पे, जयपुर के अंदर। टेंडा मंडी शाहपुरा, आंवला मंडी जयपुर, टमाटर मंडी बस्सी, मटर मंडी जयपुर। अमरूद की मंडी कहां पे, सवाई माधोपुर के अंदर है। लहसुन मंडी बारां के अंदर है। आगे बात बनी संतरा मंडी झालावाड़ में, जिसे कहा जाता है झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर। अश्वगंधा मंडी कहां पे आती है, झालावाड़ के अंदर ही आती है। आगे फिर बात करते हैं लघु वन उपज मंडी, ये कहां पे, उदयपुर के अंदर आती है। बात करें सोप मंडी सिरोही के अंदर है। पुष्प मंडी कहां पे है, पुष्कर में है। लेकिन सुनना, पुष्प पार्क कहां पे, खुसखेड़ा अलवर के अंदर है। पुष्प मंडी कहां पे आती है, पुष्कर में। और पुष्प पार्क कहां पे आता है, खुसखेड़ा अलवर के अंदर। धनिया मंडी कहां पे आती है, रामगंज कोटा में। जीरा मंडी ध्यान दे लेना, ये मेड़ता के अंदर भी है और जोधपुर के अंदर भी जीरा मंडी खुल रही है। ईसबगोल मंडी आप जानते हैं भीनमाल जालोर के अंदर है। आगे आती है मेहंदी मंडी, सोजत पाली के अंदर है। सरसों मंडी कहां पे, तो आप कहेंगे ये भी पाली के अंदर ही आती है। सरसों मंडी सुमेरपुर पाली के अंदर आती है। मेहंदी मंडी सोजत पाली के अंदर आती है। पुष्प मंडी पुष्कर के अंदर आ गई। जीरा मंडी मेड़ता के अंदर आ गई। आगे बात करते हैं तो अपने पास और क्या क्या प्रश्न बनेंगे, ध्यान देना। आप सस्य प्रारूप की बात करते हैं, यहां से काफी दफा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। बात करें सस्य प्रारूप की, 3 टाइप के प्रारूप हैं, रबी, खरीफ और जायद। या तो फसलों के प्रकार पूछे जाएंगे या फिर क्या किया जाएगा, फसल का उत्पादन पूछा जा सकता है। सस्य प्रारूप में 3 है, रबी है, खरीफ है और जायद है। रबी को कहते हैं उनालू, खरीफ को कहते हैं सयालू। रबी को क्या कहते हैं, उनालू। खरीफ को क्या कहते हैं, सयालू। उनालू रबी के अंदर बुआई इसकी होती है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, लेकिन कटाई की बात आती है तो मार्च से लेकर अप्रैल। कटाई होती जब तक कटाई होती है तब तक आप यूं मानिएगा कि कटाई मार्च अप्रैल में होती है। गर्मियां आ जाती हैं, गर्मियों में खाते हैं तो उनाड़ू हो गया, उनाड़ू गर्मियां नहीं बोले। सिंचाई पर निर्भर है, उत्तर पूर्वी मानसून याद कर लेना। और रबी की फसल के लिए स्पेशल मावट होती है, क्या होती है, मावट। बात आती है जायद, जायद मार्च अप्रैल में काटी जाती है और मई जून में, सॉरी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। पूर्ण रूप से सिंचाई पर निर्भर करती है। खरीफ की बात करें तो जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर निर्भर पूर्ण रूप से कौन सी, खरीफ वाली। अब फसलें कौन कौन सी आती हैं, ध्यान देना। रबी के अंदर बात करते हैं तो रबी में आपको याद करना है गेहूं, जौ, चना, मेथी, सरसों, तारा मीरा, अलसी। याद रखिएगा चना और मसूर, 2 दालें, एक चना और दूसरी दाल मसूर। एक चना दूसरी दाल मसूर, ये दालें दोनों की दोनों रबी में। और बाकी जो भी दाल का नाम आपको याद है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, चमला है, जो भी मोठ का नाम आ जाए वो सारे के सारे मोठ कहां होते हैं, तो आप कहेंगे वो खरीफ में होते हैं। रबी के अंदर दो ही दालें होती हैं। कौन कौन सी दालें होती हैं, ध्यान देना, मोठ नहीं, रबी में 2 ही दालें होती हैं। कौन कौन सी दालें, एक तो चना और एक मसूर। तो गेहूं, जौ, चना, मेथी, सरसों। अब गेहूं वाली ऋतु में देख लो कौन कौन सी होती है, रबी गेहूं।
गेहूं, जौ, चना, मेथी, सरसों, तारामीरा, अलसी, अलसी है, मटर है, अजवाइन है, सौंफ है, अफीम है, सूरजमुखी है। मसाले सारे के सारे लगभग रबी में होते हैं। बात करते हैं जायद की। जायद में ककड़ी, खीरे, तरबूज, खरबूज ये कहां होते हैं? जायद के अंदर होते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, आगे बात आती है खरीफ की। खरीफ में याद रखना बाजरा, जवार, गंवार, चावल, मूंगफली, तिल ये कहां होते हैं? खरीफ के अंदर होते हैं। बाजरा होता है, अपन जानते हैं सारे के सारे इस ऋतु में क्या हो रहा है? बाजरा ही हो रहा है भाई। ये वाली जो ऋतु चल रही है ना खरीफ की, मानिएगा पेपर अभी होने वाला आपका। बाजरा, बाजरे के बाद जवार, जवार के बाद गंवार, गंवार के बाद चावल, चावल के बाद मूंगफली, तिल, तिल के बाद मक्का, मक्का के बाद सोयाबीन, चमला, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, कपास। याद रखिएगा रबी के अंदर सर्वाधिक उत्पादन की अपन बात कर रहे हैं। रबी के अंदर सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न के अंदर किसका होता है? गेहूं का होता है। दलहन के अंदर किसका होता है? चने का होता है। और तिलहन के अंदर किसका होता है? सरसों का। किसमें? रबी में। खरीफ की बात कर रहे हैं तो खाद्यान्न में उत्पादन सबसे ज्यादा बाजरे का, दालों के अंदर मोठ का, और तिलहन के अंदर किसका होता है? सोयाबीन का। किसमें? खरीफ के अंदर। चलें आगे चलते हैं। आगे बात आती है खाद्यान्न फसलें। फसलों के और प्रकार आते हैं। कई बार पूछा जाता है ना कि निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल है या नहीं है, तो यहां याद रखिएगा खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी आती हैं। गेहूं खाद्यान्न फसल में आता है। जो खाद्यान्न फसल में आता है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, रागी है। इसके बाद फिर बात आती है दलहन फसलों की। ध्यान देना मेरी बात, यहां पे चना है, मसूर है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, चमला है। ये सारी की सारी कैसी फसलें? तो आप कहेंगे दलहन फसलें। तिलहन फसलों की बात आती है तो सरसों, अलसी, तारामीरा, अरंडी, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी ये सारी की सारी कौन सी हैं? तिलहन फसलें। तिलहन फसलें कौन सी? गौर करना मेरी बात। तिलहन फसलों में एक तो आता है सरसों, सरसों के बाद एक आता है अलसी, अलसी के बाद आता है तारामीरा, तारामीरा के बाद अरंडी, अरंडी के बाद सोयाबीन, सोयाबीन के बाद तिल। तिलहन बोले तो जिनसे तेल निकले। आगे बात आ रही मूंगफली, सूरजमुखी, कैसी हैं? सारी तिलहन है। रेशेदार फसलों में कपास आता है, जूट आता है, आप जानते ही हैं। साथ के अंदर जूट को क्या कहते हैं? सन, पटसन, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। बात आती है नकदी फसलों की। पैसा मिले जिससे कपास है, मूंगफली है, सरसों है, तंबाकू है, केला है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, नारियल है, कोको है। ये सारी की सारी कैसी फसलें? आप कहेंगे ये नकदी फसलें। अब फसलों की किस्म से संबंधित प्रश्न आ सकता है। प्रश्न आएगा गेहूं की किस्म कौन सी? याद करो मेरे साथ। सोना, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर। सोना, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर। ध्यान दो मेरे साथ साथ बोलिएगा। सोना, सोनालिका, मैक्सिकन, लाल बहादुर। सोना, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर। मंगला, WH 11, 43, 37, 65 आदि। बाजरे के अंदर चरी, बाजरे के अंदर चरी, RCB सेकंड, RCB 30। चावल के अंदर रत्ना, माही, सुगंधा। ध्यान देना यहां पे एक आएगी माही कंचन, माही सुगंधा। सुगंध किस में आती है? चावल में आती है। तो माही सुगंधा किसकी है? आप कहेंगे सर चावल की है। माही सुगंधा चावल की है। चंबल जया, BK पद्मा पूसा, चंबल जया, BK पद्मा पूसा, चंबल जया, BK पद्मा पूसा, चंबल जया, BK पद्मा पूसा। याद कर लेना, रत्ना, माही सुगंधा, चंबल जया, BK पद्मा पूसा। आगे साबरमती, बासमती, परमल। मक्के के अंदर माही कंचन है, माही धवल है, बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित आती है। ध्यान देना, नवज्योति, विजय, किरण, गंगा 2, गंगा 110 ये किसकी फसलें? मक्के की। जो की बात आती है ज्योति और राजकिरण, याद कर लेना ज्योति और राजकिरण किसकी हैं? जो की फसलें हैं, जो की किस्म है। मूंगफली की कौन सी? तो आप कहेंगे चंद्रा। कपास की बात करते हैं, ध्यान देना, बीकानेरी नरमा, अमेरिकन कपास है, मालवी कपास की बात आती है, बीटी कपास की बात आती है, नरमा, विरमा, वराह लक्ष्मी, अगेती ये सारी की सारी क्या आती हैं? तो आप कहें कपास आती है। तो नरमा शब्द आ जाए कि नरमा किसके लिए काम में लिया जाता है? कपास के लिए। आगे बात आती है गंवार की, दुर्गा विहार और दुर्गापुरा। बात आती है सरसों की, तरुणा है, कल्याणी है, किसान है, जय किसान है। ये सारी की सारी सरसों की। कपास में बीकानेर, अभी आया था पीछे एक एग्जाम के अंदर प्रश्न कि आपका नरमा किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। तो बीकानेरी नरमा, अमेरिकन कपास है, मालवी कपास है, बीटी कपास है, नरमा, विरमा, वराह लक्ष्मी और अगेती ये कपास की किस्म आती है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन, तो अपने पास आता है राजस्थान के अंदर कृषि संबंधित कुछ एक आंकड़े आएंगे। आंकड़ों की अपन चर्चा करें तो देखिएगा यहां पे मैं थोड़ा सा आंकड़ों के साथ साथ आपको क्या कर दूं, हाँ जी, तो इसके बाद में देखिएगा इसके अंदर अपन और क्या क्या कर सकते हैं। एक मिनट के लिए थोड़ा सा इसकी चलिएगा आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब आगे क्या बात आएगी इसके अंदर? आगे बात आ रही भाई साहब, देखना ध्यान से देखना, शायद दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा हल्का हल्का दिखेगा, मैं और लिख देता हूं। ये आ रहा है प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण आ रहा है, और ये जो न्यू आर्थिक समीक्षा है इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। आर्थिक जो समीक्षा राजस्थान सरकार की आई है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं।
आर्थिक समीक्षा जो 2021-22 वाली है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ध्यान देना। बात आ रही बाजरा। बाजरे के अंदर प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। बाजरे में पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे फिर कौन है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पे बाजरे में कौन आता है? तो आप कहेंगे हरियाणा आता है। ये तीन हो गए। इसके बाद में याद रखना बाजरे का टोटल जो उत्पादन है उस उत्पादन में 45.56% की हिस्सेदारी राजस्थान की है। यानी राजस्थान का योगदान देश में जितना भी, धीरे धीरे चलेंगे, यहां पे थोड़ा आंकड़ों की बात आ रही है। देश में जितना भी उत्पादन होता है उसमें 45.56 राजस्थान में होता है बाजरा। बात आ रही है सेकंड नंबर पे राई और सरसों। ध्यान देना, यहां पे राई एवं सरसों की बात आ रही है। अब फिर आप कहेंगे राई और सरसों में भी राजस्थान का देश में कौन सा नंबर आता है? अपन कहेंगे पहला नंबर आता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? हरियाणा। हरियाणा के बाद थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं तो कौन आता है? यूपी आता है। और याद रखना सरसों के उत्पादन में अपने राजस्थान का, देश में टोटल जितनी भी सरसों होती है अपने राजस्थान के अंदर सरसों राई में 46% होता है। ये इसीलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। पोषक अनाज की बात आ रही है, राजस्थान एक नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे कर्नाटक आ रहा है। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश आ रहा है। पोषक अनाज के अंदर राजस्थान की देश में भागीदारी 15 पॉइंट में 35% की आती है। आगे फिर आता है कुल तिलहन। तिलहन की बात आ रही है, ध्यान देना। यानी तिलहन, कंप्लीट तिलहन की बात आ रही है। राजस्थान का देश में कौन सा नंबर आएगा? पहला। इसके बाद दूसरे नंबर पे तिलहन में कौन आता है? गुजरात आता है। और तीसरे नंबर पे तिलहन में एमपी आता है। और देश में टोटल कितना भी तिलहन होता है उसका 20 पॉइंट में 30% कहां पे होता है? राजस्थान में होता है। आगे बात आ रही है कुल दलहन की। दलहन के अंदर एक नंबर पे कौन आ रहा है? राजस्थान आ रहा है, प्रथम स्थान है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आ गया। और थर्ड नंबर पे बात करें तो आपका मध्य प्रदेश। और देश के दलहन का 19 पॉइंट में 41% कहां पे होता है? राजस्थान में होता है। बात आती है चने की। अब चने में कहीं आप घबरा ना जाए, पहले आया करता था किसी जमाने में दूसरे राज्य, लेकिन हाल फिलहाल अगर आपसे पूछे जाए राजस्थान चने के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। और थर्ड नंबर पे कौन? मध्य प्रदेश आता है। आता कितने प्रतिशत है? याद करना 23 पॉइंट में 44%। इसके बाद में फिर बात आएगी किसकी? मूंगफली की। ध्यान देना, यहां पे मूंगफली के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे गुजरात एक नंबर पे आता है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात एक नंबर पे। और राजस्थान कौन से नंबर पे? दूसरे पे। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु। देश की मूंगफलियों में अपने राजस्थान में 16% मूंगफली होती है। और राजस्थान में मूंगफली में पूछा जाए तो कौन आएगा? बीकानेर आ जाएगा। आगे बात आती है सोयाबीन की। सोयाबीन में अपने राजस्थान का नंबर कौन सा आता है? तो आपका उत्तर आएगा सोयाबीन में एक नंबर पे आ गया एमपी, दूसरे नंबर पे आ गया महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आ गया राजस्थान। देश की टोटल सोयाबीन का 4.68% कहां पे होता है? अपने राजस्थान में होता है। ये आंकड़े याद करने हैं। अब बात आती है गंवार की। ध्यान देना, गंवार ये 2018-19 के अकॉर्डिंग है, बाकी सारी की सारी फसलें 2020 के अकॉर्डिंग है। राजस्थान एक नंबर पे आता है और देश के गंवार का लगभग 78% जो गंवार है ये कहां पे होता है? राजस्थान में होता है। अब ध्यान देना, वापस रिपीट करवा देता हूं। बात है यहां पे बाजरे की। बाजरे के अंदर पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। दूसरे पे यूपी, तीसरे पे हरियाणा। राई के अंदर बात कर रहे हैं, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे हरियाणा। पोषक अनाज में राजस्थान एक नंबर पे। कुल तिलहन में राजस्थान एक नंबर पे। कुल दलहन में राजस्थान एक नंबर पे। चने के अंदर राजस्थान एक नंबर पे। मूंगफली के अंदर राजस्थान 2 नंबर पे। सोयाबीन में राजस्थान तीसरे नंबर पे आता है। चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसके बाद फिर प्रश्न बनेगा कि ये जो खरीफ एवं रबी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन की बात आ रही है, स्पेशल अपने को ध्यान किस पे देना है? उत्पादन पे देना है। बात आती है अनाज। अनाज की बात आ रही है पहले नंबर पे। अनाज में दोनों ही आ जाएंगे, चाहे खरीफ की है और चाहे रबी की है। खरीफ वाला भी है, खरीफ के साथ में आप क्या कहेंगे? रबी वाला भी। अनाज की बात आ रही है, ध्यान दे लेना, उत्पादन लाख मीट्रिक टन में है और 2020-21 में अनाज का उत्पादन कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 2020-21 में अनाज का जो उत्पादन है ये कितना है? मैं यहां लिख देता हूं, अनाज की बात हो रही है। 226 पॉइंट में 62 लाख मेट्रिक टन। 62 लाख मेट्रिक टन। आगे फिर बात आती है, यह है 2020-21 में अनाज का। अब इसमें रबी है 97.4, खरीफ है 129.58। बात आती दलहन की। दलहन का कितना हो रहा है? दलहन यहां पे मैं लिख देता हूं दलहन, और दलहन के बाद में चाहे रबी का दलहन है
चाहे खरीफ का दलहन है, दलहन कितना आता है 42 पॉइंट में 87 आता है, 42 पॉइंट में 47 आता है। कौन? तो आप कहेंगे दलहन। ये क्या है? ये लाख मेट्रिक टन है। क्या है? अब ठीक है, लाख मैट्रिक टन। ध्यान देना है यहां पे, थोड़ा सा तसल्ली से देखना। अब यहां दोनों को मिला दो, इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा सर? अब ये आ जाएगा भाई साहब कितना? 269। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 269.09 लाख मेट्रिक टन। ये याद कर लेना, महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 2020-21 में खाद्यान्न का उत्पादन, 2020-21 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना? तो आपका उत्तर आएगा 269.09 लाख मेट्रिक टन। ये आ सकता है। 2019-20 में कितना था? 266 था। 266 से कितना हुआ? तो आप कहेंगे 269। यानी पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई? पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। ध्यान दे लेना, पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुई है? तो आप कहेंगे वृद्धि हुई है। आगे फिर देखना, तिलहन की बात आ रही है। तिलहन, तिलहन में आप सीधा सीधा सा याद कर लेना, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तिलहन का टोटल उत्पादन 2020-21 में कितना है? तो याद कर लेना 79 पॉइंट में 57 लाख मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन। आगे फिर बात आ रही है कि गन्ने का कितना है? गन्ने का 3.94। गन्ने में भी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। गन्ने के बाद में अपन बात कर रहे हैं तो आपका तिलहन में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बात कर रहे हैं अपन खाद्यान्न में भी क्या हुई है? वृद्धि। अब बात आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में ध्यान देना, पहले 2019-20 में, 2019-20 में खाद्यान्न में क्षेत्रफल था 161, लेकिन 2020-21 में कितना आ गया? 155। यानी क्षेत्रफल में क्या हो रही है? कमी। क्षेत्रफल में हो रही है कमी। चाहे खाद्यान्न की बात कर लें, खाद्यान्न के बाद चाहे आप तिलहन की बात कर लो, यहां भी क्या होगी? कमी। चाहे आप दलहन की बात कर लो, यहां भी क्या होगी? कमी। चाहे आप अनाज की बात कर लो, यहां भी क्या हो रही है? कमी। चाहे आप गन्ने की बात कर लो, गन्ने में क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ा है, गन्ने में क्षेत्रफल में हुई है वृद्धि, बाकी हर जगह क्षेत्रफल में कमी हो रही है। और कपास के क्षेत्रफल में भी क्या हुई है? तो आप कहेंगे इस टाइम तो वृद्धि हुई है। चले आगे, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, कपास का उत्पादन भी बढ़ा है, गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा है, तिलहन का उत्पादन कथन आएंगे से, तिलहन का उत्पादन भी बढ़ा है, खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ा है, दलहन का उत्पादन है ये 2019-20 की तुलना में 2020-21 में क्या हुआ? घटा। 2019-20 की तुलना में 20-21 में दलहन का उत्पादन क्या हुआ? घटा। पहले 44.94 लाख मेट्रिक टन था, अब हो गया 42 पॉइंट में 47 लाख मेट्रिक टन। ऐसे कथन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, आ सकते हैं, आए नहीं आए अलग बात है। चलें आगे चलते, ये याद कर लेना मेन बात तो 269.09 लाख, 269.09 लाख। आगे बात आती है प्रचलित जोत की बात करेंगे, आगे जोतें आएंगी। महिला जोतों की बात मैं आपको यहां बता देता हूं, याद कर लो। कौन सी जोतें? महिला जोतें, ध्यान दे लेना है ना। महिला जोतों की बात यहां पे मैं आपको बता दूं, इस पेज से 2-3 चीजें निकालेंगे। अब ये आंकड़े आपको थोड़े थोड़े यूं लगेंगे सर क्या बात कर रहे हो, वैसे तो उलझ गए, उलझ गए तो उलझ गए, प्रश्न तो आएगा। महिला प्रचलित जोत धारक 7 पॉइंट में 75 लाख हैं। कितने हैं? 7 पॉइंट में 75 लाख हैं 2015-16 के अनुसार। किसके अनुसार? 2015-16 के अनुसार महिला प्रचलित जोत धारकों की संख्या कितनी है? 7 पॉइंट में 75 है। इसका मतलब पहले कितनी थी? पहले 5 पॉइंट में 46 थी, मतलब लगातार संख्या बढ़ रही है। आगे ध्यान देना, अर्थात महिला भूमि जोतों की संख्या में 41 पॉइंट में ये कितनी वृद्धि हुई? 41 पॉइंट में 94% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई है। आगे फिर ध्यान देना, बात आती है कि महिला जो जोते हैं
इन जोतों के अंदर सीमांत जोत है 49 पॉइंट में 55 और लघु अर्ध मध्यम 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 लास्ट में देख लो आप, लघु फिर अर्ध मध्यम और मध्यम और बड़े बड़े आकार की जो जोतें हैं वो 2 पॉइंट में 97। सीमांत जोतें कितनी हैं? अब थोड़ा अटपटा है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ऐसा आंकड़े याद नहीं किए कभी। और बड़ी जोत, जोत का मतलब यूं मानिएगा खेत है, लगातार बड़ी जोतों की संख्या क्या होती जा रही है? तो आप कहेंगे कम होती जा रही। बड़ी जोतें लगातार कम हो रही हैं और छोटी जो जोतें अब वो बढ़ रही हैं। कहने का मतलब सीमांत जोतों की संख्या में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, क्योंकि खेतों का बंटवारा हो रहा है। खेतों का बंटवारा हो रहा है तो छोटे छोटे खेत बढ़ गए और बड़े बड़े जो खेत थे वो लगातार कम हो रहे हैं, तो बड़े खेतों की संख्या लगातार क्या हो रही है? कम। अभी आपको बताया कि 2020-21 के अंदर कृषि उत्पादन की बात आई, तो आपको बताया था ना कि 2020-21 के अंदर कृषि उत्पादन कितना? तो 269.09 लाख मेट्रिक टन, 269.09 लाख मेट्रिक टन। ये आपको याद रखना है, मेट्रिक टन, ये ठीक है, ये याद कर लेना 2021-22 के अंदर। कब? 2021-22 के अंदर। फिर बता रहा हूं, सॉरी 2020-21 में, 21-22 में नहीं, 20-21 में। और ये अग्रिम अनुमान है, आगे इनका कोई मतलब नहीं है। अग्रिम अनुमानों में उत्पादन घट रहा है, कहां पर? खाद्यान्न में। अग्रिम अनुमान 225 लाख मेट्रिक टन में आ गए, लेकिन सामान्य आप 2020-21 का याद कर लेना 269.09 लाख मेट्रिक टन। आगे एक बात और बता दूं मैं आपको, इसके अंदर एक चीज और आई हुई, यानी मानसून की भी बात आ रही है। तो मानसून को अपन क्या कहते हैं? मानसून के अंदर याद रख लेना, राज्य में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि कितनी है? तो मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि अपने आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग 15 जून है, जबकि इस वर्ष मानसून 3 दिन देरी से पहुंचा। प्रारंभ होकर जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक रहा, आदि आदि बातें। प्रश्न बनेगा 2021 के अंदर, 22 के तो भी डाटा आएंगे, 2021 के अंदर अपनी वास्तविक वर्षा कितनी दर्ज की गई? तो आप कहेंगे 485 पॉइंट में 40 mm वर्षा दर्ज की गई, जो पिछली वर्षा से क्या थी? ज्यादा थी। वापस से सुपर स्पीड में चलेंगे अपन, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब आ जाइए, अब आ जाइए गेहूं। गेहूं भारत की चावल के बाद में दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। भारत की पहली मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो आपका उत्तर आता चावल है। लेकिन बात आपसे पूछी जाए कि चावल तो है, भारत की चावल के बाद दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी? गेहूं। राजस्थान की खाद्यान्न फसल में सर्वाधिक उत्पादन और मुख्य फसल ही है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, पहले गंगानगर 1 नंबर पे आता था, लेकिन अब आपको याद कर लेना है कि उत्पादन के अंदर, गेहूं के उत्पादन में 1 नंबर पे कौन आ गया? हनुमानगढ़ आ गया। तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा आता है? 5वां। रो कौन सा लगता है? रतवा, करजवा, चेपा, कंडवा। याद कर लेना, गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये आपके क्षेत्रफल में आ गए, और हनुमानगढ़ गंगानगर ये आपके उत्पादन में आ गए। आंकड़े आपको अलग अलग किताबों में मिलेंगे, मेरे पास जो उपलब्ध अंतिम आंकड़े थे वो मैंने आपको दे दिए। आगे ध्यान देना, क्योंकि किसी किताब में 2016-17 के मिले हुए हैं, कई किताबें से उनमें है ही नहीं आंकड़े। आगे बात आती है चावल की। चावल में याद रखिएगा काली चिकनी मिट्टी के अंदर चावल होता है। आगे फिर बात आती है राजस्थान में क्षेत्रफल चावल का कहां पे? बूंदी में। पहले हनुमानगढ़ में ज्यादा होते थे चावल, लेकिन अब बूंदी, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। और राजस्थान में उत्पादन कहां पे होता है? तो आप कहेंगे बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। चावल के उत्पादक जिले कौन कौन से? बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। चावल का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और राजस्थान का नहीं, भारत का राष्ट्रीय जो केंद्र है ये कहां पे आता है? तो आप कहेंगे उड़ीसा के कटक में आता है। चावल में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस चावल की किस्म तैयार की गई, ये भी आपको याद रखनी है। आगे ज्वार की बात आती है। ज्वार को कहते हैं गरीब की रोटी, ज्वार को कहा जाता है सोरगम। ज्वार होता कहां पे? अजमेर के अंदर होता है। जवार कहां पे होता है? क्षेत्र की बात कर लो चाहे उत्पादन की बात कर लो, जवार कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा अजमेर में। और ज्वार के अनुसंधान केंद्र की अपन बात करते हैं, ये वल्लभनगर में। आप कहेंगे वल्लभनगर कहां पे? उदयपुर के अंदर आता है। चले आगे, इस समय अल्कोहल और बियर तैयार की जाती है। जो की बात करें, बियर बनाने के काम में आता है ये भी। आगे फिर बात करते हैं जो की बात करते हैं, तो जो कहां पे होता है? जयपुर और गंगानगर के अंदर। उत्पादन इसका गंगानगर, जयपुर के अंदर होता है। ये क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल जो का जयपुर गंगानगर में, उत्पादन उल्टा कर दो गंगानगर जयपुर के अंदर। आगे फिर बात आती है अपने बाजरे की। खरीफ की मुख्य फसल है बाजरा। बात करते हैं मूल रूप से अफ्रीका की फसल आती है बाजरा। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर के अंदर इसका एरिया ज्यादा है, जबकि उत्पादन बाजरे का सबसे ज्यादा कहां पे होता है? अलवर में होता है। अलवर, जयपुर, झुंझुनू बाजरे के बड़े उत्पादक हैं। पूरे इंडिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान। आगे आता है बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये मंडोर जोधपुर में आता है।
और ताकतवर अनाज है। देश में सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? राजस्थान में। और उत्पादकता कहां पे? अलवर के अंदर है। प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा में उत्पादकता ज्यादा कहां की है? तो आप कहेंगे अलवर की है। आगे बात आती है मक्का। ध्यान देना, मक्का जिसे अनाजों की रानी कहा जाता है, चारा इसकी पत्तियों से निकलता है। साइलेज कौन से एरिया में? तो आप कहेंगे सर उदयपुर इसका क्षेत्र, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। लेकिन मक्के के उत्पादन की बात करते हैं तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। भीलवाड़ा मक्के के उत्पादन में पहले नंबर पे आ जाएगा, बाद में चित्तौड़ आएगा और उदयपुर तीसरे नंबर पे चला जाएगा। एरिया कहां पे ज्यादा? आप कहेंगे उदयपुर में। प्रमुख किसमें कौन सी? माही, कंचन, माही, धवल और सविता। आगे बात आ रही है कुल अनाज के मामले में क्षेत्रफल बाड़मेर का है, लेकिन उत्पादन कुल अनाज के मामले में कौन सा जिला? अलवर। उत्पादन कुल अनाज का कहां ज्यादा होता है? अलवर के अंदर। क्षेत्रफल कौन सा है? बाड़मेर। आगे फिर बात आती है मोठ की। खरीफ की मुख्य फसल है। देश में राजस्थान का स्थान पहला है। क्षेत्रफल मोठ का कहां पे? बीकानेर के अंदर आता है। और उत्पादन के अंदर आपका बीकानेर, नमकीन का निर्माण यही होता है। आगे बात आ रही चने की। चने में याद कर लेना मिश्रण इसका गोचनिया बेजड़ कहलाता है। एरिया भी बीकानेर आता है चने का, और उत्पादन भी बीकानेर ही आता है चने का। किसका? बीकानेर। याद रहेगा इतना? ठीक है रहेगा सर। आगे बात आती मूंग की। मूंग में याद रखना, चाहे आप उत्पादन की बात करो चाहे क्षेत्रफल की बात करो, दोनों में कौन सा जिला आएगा? नागौर। नागौर ही यूं मानिएगा राजस्थान का सबसे ज्यादा मूंग उत्पादित करता है। मूंग वगैरह काफी ज्यादा मात्रा में होता है। अरहर कहां पे होता है? बांसवाड़ा में होता है उत्पादन वगैरह भी। उड़द की बात करें तो बूंदी के अंदर होता है। चमला, चमला कहां पे होता है? झुंझुनू के अंदर होता है। और उत्पादन और क्षेत्रफल कहां पे? सीकर के अंदर है। मसूर की बात करते हैं तो उत्पादन आपका प्रतापगढ़ में, क्षेत्रफल झालावाड़ में। कुल दलहनों की बात करते हैं तो एरिया नागौर में और उत्पादन भी नागौर में। दलहन कहां पे होते हैं सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे नागौर के अंदर होते हैं। बात आती है मूंगफली की। लूणकरण सर बीकानेर में, इसीलिए क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्षेत्रफल बीकानेर के अंदर आता है। उत्पादन की बात करें बीकानेर के अंदर ही होता है। सरसों की बात करें याद रखिएगा, राई, राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। क्षेत्र टोंक और अलवर आते हैं। उत्पादन में गंगानगर और अलवर आ गए। ठीक है, ये याद कर लेना। किसके? सरसों के। रोग इसमें कौन सा लगता है? तना गलन रोग लगता है सरसों के अंदर। आगे फिर बात आती है तिल। तिल की बात करते हैं तो आपका उत्पादन तिल का कहां होता है? पाली में। और एरिया की बात करें तो भी पाली आ जाएगा। तल्ली, तल्ली, तल्ली यहीं पे होती। ठीक है। अलसी की बात करते हैं, उत्पादन कहां पे होता है? प्रतापगढ़ में। एरिया भी प्रतापगढ़। तारामीरा ये आपका जयपुर के अंदर क्षेत्र है, उत्पादन टोंक में। सोयाबीन की बात करें झालावाड़ और बारां के अंदर सोयाबीन है, ये आपका कहां पे? झालावाड़ और बारां के अंदर दोनों में होती है। आगे फिर बात करते हैं अरंडी। अरंडी में याद रखिएगा क्षेत्रफल इसका कहां पे आता है? अरंडी का सिरोही के अंदर। उत्पादन की बात करते हैं तो कहां पे आता है? जालोर के अंदर। किसका? अरंडी का। तिलहन की बात करते हैं, टोटली तिलहन। ये एरिया कहां पे? तिलहन का जोधपुर में। उत्पादन के मामले में तिलहन में कौन आता है? बीकानेर आ जाता है। चलें आगे चलते हैं। आगे बात आती गन्ना। गन्ने का क्षेत्रफल उत्पादन में कौन है? तो आप कहेंगे गंगानगर और चित्तौड़। रोग कौन सा लगता है गन्ने में? लाल सड़न रोग लगता है, रेड रोट रोग जिसे कहते हैं। कपास की बात करते हैं, इसके अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ये दोनों आते हैं। बात करते हैं सफेद सोना कहते हैं, इसमें बाल विविल नाम का एक कीड़ा लगता है। बात आती है रोग प्रतिरोधक फसल है, इसकी भिंडी होती है। बीटी कपास क्या है? बेसिलस थुरिंजेसिस। आगे बात आती है अमेरिकन कपास, गंगानगर बांसवाड़ा में होती है। मालवी कपास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है। स्थानीय नाम इसका क्या था? बाणिया। कपास को क्या कहते हैं? तो आपको बताया था, कपास को कहते हैं नरमा। कपास को क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। चलें आगे चलते हैं। आगे बात आती तंबाकू की। तंबाकू उत्पादन और क्षेत्रफल जालोर और अलवर के अंदर होता है। याद रख लेना तंबाकू का अनुसंधान संस्थान कहां पे आता है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में आता है। निकोटिना टुबेकम, निकोटिना रास्टिका, ये क्या है? तंबाकू की किस्म है। आगे फिर बात आती है गंवार की। गंवार कहां होता है? अपना बीकानेर में। पूरे देश का सबसे ज्यादा गंवार कहां होता है? अपने राजस्थान में होता है। बात आती है गंवार की मंडी कहां पे? जोधपुर के अंदर है। गंवार काम किस में आता है? गोंद बनाने के काम में आता है। खजूर की बात करें पश्चिमी राजस्थान के अंदर होता है। इसके फॉर्म कौन से? सागर भोज का जैसलमेर में, खारा बीकानेर के अंदर। संभाग बीकानेर है। खजूर हब बनाया जा रहा है लगातार। खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहां पे? ये जोधपुर के चौपासनी के अंदर खोली जा रही है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो कुल खाद्यान्न की बात आती है। कुल खाद्यान्न आपको बताया था अनाज व दलहन दोनों को मिलाकर के। देखिएगा कुल अनाज में अलवर आगे, कुल अनाज में अलवर आगे। मैंने क्या कहा? कुल अनाज में अलवर आगे। लेकिन कुल खाद्यान्न की बात आ रही, खाद्यान्न में अनाज प्लस में दलहन दोनों मिला ली जाती हैं, तो यहाँ पे गंगानगर खाद्यान्न उत्पादन में आगे आ जाएगा। इसीलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान का खाद्यान्न कटोरा ये आपके गंगानगर को कहते हैं। आगे फिर बात आती है तो अभी अपन ने क्या देखा? ये राजस्थान के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना आता है? तो आप कहेंगे 51.85% आता है। राजस्थान में कृषि गणना 1516 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? ये 76.55 है। ये आर्थिक समीक्षा 2021 के अकॉर्डिंग भी इतना ही है और 2022 के अकॉर्डिंग भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया।
आगे फिर बात आती है प्रत्येक 5 वर्ष से होगी, बिल्कुल होगी। कृषि जोतों के प्रकार, पहली बात तो ध्यान देना, कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? अभी आपको बताया 76.55 लाख है। बात आती है सीमांत जोत का मतलब होता है 1 हेक्टेयर से कम आकार उस सीमांत जोत है। बाकी अगर 1 से लेके 4 हेक्टेयर तक हो तो इसे छोटी जोत कहेंगे। 1 से लेके 4 हेक्टेयर तक का मतलब छोटी जोत, मध्यम जोत का मतलब 4 से लेके 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत का मतलब किसान के पास अगर 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। बड़ी जोतों के खेत मात्र और मात्र कितने बचे हैं? 4.69% बचे हैं, जबकि छोटी जोतों के सीमांत जोत के जो खेत हैं ये सबसे ज्यादा 40.12 बचे हैं। और लगातार सीमांत जोतों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। राजस्थान में कृषि जोतों का आकार कितना है? एवरेज अगर निकाला जाए तो एक किसान के पास 2.73 हेक्टेयर है। बात आती है कृषि जोतों का आकार निरंतर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कृषि जोतों में सीमांत जोतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वृत्त जोत क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। भाई संयुक्त परिवार का विघटन यही कारण हो सकता है, और तो क्या होगा? आगे ध्यान देना, राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल 2/3 जो भाग है लगभग 65% खरीफ के मौसम में बोया जाता है, और शेष भाग 35% रबी में बोया जाता है। खरीफ फसल का उत्पादन मुख्यतः किस पर? वर्षा पर निर्भर करता है। और ये आंकड़े अब आपको याद नहीं करने, ये मैं पीछे मैंने आपको लिखवाई दिए, इन आंकड़ों को आप छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने ये 269 आ गए यहाँ पे, ये तो वैसे कम हो जाएगा, अलग हो गया ना, इनको आप छोड़ दो, यहां तक याद, ठीक है। आगे देखिएगा 2020-21 का अग्रिम अनुमान भी छोड़ दीजिएगा। हाँ, किसान कल्याण कोष K3 का मतलब है किसान कल्याण कोष, ये 1000 करोड़ के बजट के साथ स्थापित किया गया है। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनेगा दादिया जयपुर के अंदर, लेकिन ध्यान देना जैविक गांव बनेगा जयसमंद की घाटी गांव, ये प्रक्रियाधीन चल रहा है अभी। और मेन जो आए तो ये उदयपुर वाला यही आएगा ना, उदयपुर के अंदर जयसमंद का घाटी गांव, ठीक है, ये पहले नंबर पे है, ये फिर सेकंड नंबर पे आएगा ना, राजस्थान का दूसरा जैविक गांव बनेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये आपका चालू की गई, 6000 रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर, 2-2000 रुपए की किस्तें दी जाती हैं वर्ष के अंदर, 6000 रुपए। बात आती इनाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार है, 14 अप्रैल 2016, मंडियों को सभी को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, मंडियां जितनी भी हैं इनको ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। इनाम है, इनाम इसका नाम है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये आपका जनवरी 2016 की बात आती है। इसके अंदर याद रखना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा चालू किया गया। रबी की जो फसलें हैं वहां पे 1.5% प्रीमियम होगा, खरीफ की फसलों पे प्रीमियम 2% होगा, और जो वाणिज्यिक फसलें होंगी वहां पर प्रीमियम कितना होगा? 5% होगा। रबी की फसल पर 1.5% है, खरीफ की फसल पे 2 है, वाणिज्यिक फसल पे जो प्रीमियम होगा ये आपका कितना होगा? 5% होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 याद रखना है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, नरेंद्र मोदी स्वस्थ धरा तो खेत रहा का नारा दिया गया। बीज विधायक केंद्र का लोकार्पण ढेंडोल बस्सी में किया गया। राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट की खेती यहीं से शुरू हुई थी। किसान कलेवा योजना 2014 के अंदर 5 रुपए के अंदर थाली में भोजन मिलता है। राजस्थान किसान आयोग 2009 के अंदर बना, प्रथम अध्यक्ष नारायण सिंह थे। 8+ में एक 9 सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं। वर्तमान आपको बताया महादेव सिंह खंडेला, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह खंडेला। आगे बात आती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये 2009 के अंदर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के अंदर। फसलों की संख्या कितनी? 7 है इसमें, चावल, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, कपास, पटसन और गन्ना, किसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर। आगे फिर बात आती है अनुपात इसमें कितना रहता है? 60-40 के अंदर राज्य का। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में? 24 में। कृषि वानिकी नीति 2014 के अंदर। खेतीरी बातें कृषि विभाग का मासिक अखबार आता है। खेती बाड़ी दूरदर्शन कार्यक्रम आता है। कांगनी दक्षिण राजस्थान के गरीब और आदिवासी क्षेत्र की शुष्क फसल को क्या कहते हैं? कांगनी कहते हैं। अब प्रमुख क्या है कि बागवानी फसलें आती हैं, जैसे आम कहां पे होता है? आम उदयपुर के अंदर होता है। आम कहां पे होता है? उदयपुर के अंदर होता है। बात आती केला सिरोही और चित्तौड़गढ़ में। माल्टा, अंगूर, किन्नू, मौसमी गंगानगर में। संतरा कहां पे होते हैं? झालावाड़ के अंदर होते हैं। आगे बात आती है सीताफल कहां पे होता है? राजसमंद में होता है। नींबू भरतपुर में होता है। अनार की बात करें तो बाड़मेर के अंदर होता है। अमरूद कहां पे होता है? सवाईमाधोपुर में। सहतूत दौसा में। तरबूज सीकर में। आंवला कहां पे होता है? जयपुर के अंदर। आगे फिर बात आती है अपनी खरबूजा कहां होता है? सिरोही के अंदर होता है। बेर कहां पे होता है? जयपुर में। चीकू कहां पे होता है? नागौर के अंदर होता है। बात करते हैं पपीते की बात करते हैं तो चित्तौड़ के अंदर। गुलाब की बात करते हैं पुष्कर और अजमेर के अंदर। इसके बाद में आपका जामुन अजमेर और कोटा के अंदर। कुल फलों की बात करते हैं झालावाड़ में। अश्वगंधा की बात करते हैं तो आपका झालावाड़ के अंदर। सफेद मूसली आपका टोंक के अंदर। इसबगुल जिसे घोड़ा जीरा कहते हैं, पहले जालोर आता था, वर्तमान में बाड़मेर आएगा इसमें, ठीक है, याद कर लेना। अफीम की बात करें चित्तौड़गढ़ में। सोनामुखी जोधपुर के अंदर होती है। आगे आलू की बात करते हैं
आलू कहां पे होता है अपने राजस्थान में? धौलपुर के अंदर। प्याज की बात करें तो कहां पे होता है? जोधपुर के अंदर। अब बातें रिपीट करनी अपने को। जीरा कहां पे होता है? जोधपुर के अंदर होता है। धनिया कहां पे होता है? झालावाड़ में। मेथी कहां पे होती है? बीकानेर में। पान मेथी या नागौरी मेथी जिसे कहते हैं, ये भी कहां पे होती है? नागौर के अंदर होती है, याद कर लेना। लाल मिर्च कहां होती है? सवाईमाधोपुर में होती है। सौंफ कहां होती है? नागौर में। हल्दी कहां पे होती है? तो आप कहेंगे बूंदी के अंदर। लहसुन कहां पे होता है? बारां में। अजवाइन कहां होती है? चित्तौड़ के अंदर। अदरक उदयपुर के अंदर। कुल मसालों की बात आती है यहाँ पे, तो याद रखिएगा कुल मसाले ये आपके झालावाड़ में। लाल मिर्च आपके कहां पे होती है? ये मथानिया के अंदर होती है। यहां हरी मिर्च कर लेना है ना, हरी मिर्च, हरी मिर्च। चलते हैं अब आगे। फिर बात आती है कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कौन कौन से, ध्यान देना। नंबर 1 पे बात आती है कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर, ध्यान दीजिएगा। बीकानेर के अंदर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका नाम 2009 के अंदर पड़ता है। यह है कहां पे? बीकानेर के अंदर आता है। इसके बाद में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर आता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शुरुआत कहां से होती है, तो आप कहेंगे सर 1962 के अंदर उदयपुर के अंदर स्थापित होता है। 1964 में इसका नाम हो जाता है मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय। 1987 में कृषि संकाय अलग करके और बिछवाल बीकानेर में स्थापित कर दिया जाता है। और 2009 से इसका नाम हो जाता है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। कहां पे? बीकानेर के अंदर। आगे बात आती है जोधपुर के अंदर 2013 में खोला गया था। जयपुर के अंदर करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 2013 में। कोटा के अंदर भी 2013 में खोला गया। और महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहां पे आता है? उदयपुर के अंदर आता है। स्वामी केशवानंद कहां पे आता है? तो आप कहेंगे सर बीकानेर में आता है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, यहां से एक प्रश्न पक्का ही आएगा। राष्ट्रीय सरसों का अनुसंधान केंद्र कहां पे? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय सरसों का अनुसंधान केंद्र ये आपका आता है भरतपुर के अंदर, सेवर में। कहां पे आता है? सेवर भरतपुर के अंदर आता है, याद कर लेना। ये आता है सेवर भरतपुर के अंदर। स्थापित 1993 में हुआ। 2009 के अंदर इसका नाम बदल के सरसों निदेशालय किया। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर आता है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन केंद्र ये आपका ब्यूरो उदयपुर के अंदर आता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर में बताया। बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र ये आपका बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान ये भी कहां पे आता है? बीकानेर के अंदर आता है। बात करेंगे केंद्रीय कृषि फॉर्म, ये कहां पे? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। स्थापना कब होती है? 1956 में। सहायता किसकी? रूस की। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? केंद्रीय कृषि फॉर्म है कहां पे? सूरतगढ़ में। बात आती है अपनी केंद्रीय कृषि फॉर्म जैसर श्रीगंगानगर के अंदर आता है। स्थापना 1965 के अंदर होती है। सहयोग किसका? तो आप कहें कनाडा का। वाटर मैनेजमेंट पार्क कहां पे? तो आप कहेंगे पदमपुर श्रीगंगानगर के अंदर आता है। आगे नाबार्ड की बात आती है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया जाता है मुंबई के अंदर। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पे? जयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य भंडार निगम 1957 में। राजस्थान राज्य बीज निगम 1978। कृषि विपणन निदेशालय 1980 के अंदर। लास्ट में अपन बात करते हैं कुछ एक उत्कृष्टता केंद्र है। इंडो इजराइल संतरा उत्कृष्टता केंद्र ये आपका नानता कोटा के अंदर है। संतरा उत्कृष्टता झालावाड़ के अंदर। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र टोंक के अंदर। सब्जी फल का उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में। और फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाईमाधोपुर में। और अब की बार राजस्थान सरकार ने कृषि बजट भी अलग से जारी किया था और ऐसा पहला बजट था जो कृषि बजट अब की बार जारी किया गया था। तो मिलते हैं जल्दी। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।